नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड लोकेश भाटी, ITO दिल्ली। दोस्तों, प्रीपोजिशंस की हमारी क्लास चल रही थी। 3 क्लासेस में हमने तकरीबन 26-27 प्रीपोजिशंस कवर कर ली हैं। उनके यूसेजेस देखे, एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, कहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में आपको कौन सी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज चौथी क्लास में हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। दोस्तों, प्रीपोजिशंस का टॉपिक आज हम ख़त्म करने जा रहे हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट आप सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक ये फ्री इंग्लिश ग्रामर की जानकारी मुहैया करवाई जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए GS का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, पिक्चर में आपको नज़र आ रहे होंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, अभी रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक एक्सपो का उद्घाटन किया। ठीक है, ये एक्सपो दोस्तों नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था 9 जून को। ठीक है, और एक्सपो की जो टॉपिक था ये दोस्तों बायोटेक स्टार्टअप्स से रिलेटेड था। ठीक है, बायोटेक एक्सपो 2022। तो इस एक्सपो को दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था। आप सबको ये बताना है कि इस एक्सपो की थीम क्या थी। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या, मोटो क्या था, या थीम जिसे कहा जाता है किसी भी इवेंट की, वो थीम क्या थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन सस्टेन्ड डेवलपमेंट एंड फ्यूचर अहेड। ऑप्शन बी बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन एंड फ्यूचर। ऑप्शन सी बायोटेक्नोलॉजी एसेट्स एंड चैलेंजेस। एंड ऑप्शन डी बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ये 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके इसका आप आंसर कीजिए। दोस्तों, सही होता है, गलत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैटर करता है कि आप प्रयास करें। व्हाट मैटर्स इज योर अटेम्प्ट। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट वीडियो पॉज कीजिए, लाइक कर दीजिए और जाकर के कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर दीजिए। वापस आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। आज जो पहली प्रीपोजिशन हमें डिस्कस करनी है दोस्तों वो है फ्रॉम। ठीक है, ये फ्रॉम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, जिसका मीनिंग क्या है ये दोस्तों से, या आप ये कह सकते हैं सेपरेशन दिखाने के लिए, किन्हीं 2 चीजों का सेपरेशन दिखाने के लिए इस प्रीपोजिशन को दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए, द लीव्स वर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। पेड़ से पत्तियां गिर रही थीं। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं, पेड़ और पत्तियों के बीच में सेपरेशन हो रहा है। वो पहले एक साथ थे, पत्तियां पेड़ों पर लगी हुई थी, लेकिन जब वो उनसे अलग हुई, गिरी, तो उस एक्शन को दिखाने के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया है, फॉलिंग फ्रॉम, यानी कि वो उससे अलग हो रही हैं, तो आप फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। दूसरा यूसेज देखते हैं दोस्तों। अगला इस्तेमाल फ्रॉम प्रीपोजिशन का होता है कि जब आप टाइम बताना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मुकेश will come to office from next Monday। कोई व्यक्ति किसी टाइम से कोई काम स्टार्ट करने जा रहा है, भाई ये लड़का ऑफिस आना शुरू करेगा अगले मंडे से, अगले मंडे से। तो आपने टाइम के सेंस में ये एक्सप्रेशन यूज किया है और वहां पर फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, टाइम दर्शाने के लिए आप फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर। तीसरा यूज होता है दोस्तों कारण दिखाने के लिए। किसी चीज का कॉज अगर आपको दिखाना है तो वहां पर भी आप फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हो। कॉज, ठीक है, कॉज कैसे शो किया जाएगा इसकी मदद से। राधा इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। राधा बुखार से ग्रस्त है, बुखार से पीड़ित है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो इलनेस को शो करने के लिए भी आप फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया,
इज सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा, इज सफरिंग फ्रॉम बॉडी एक, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी परेशानी है उसको आप शो करने के लिए दोस्तों फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला एक यूज होता है दोस्तों ओरिजिन दिखाने के लिए, ठीक है। ओरिजिन कि कोई चीज कहां से ली गई है या कहां से उसकी उत्पत्ति है, वो ओरिजिन दिखाने के लिए भी आप फ्रॉम का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे दिस स्टोरी इज फ्रॉम द पंचतंत्र। पंचतंत्र आप सबने नाम सुन रखा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए। विष्णु शर्मा जी जो बहुत एक प्रख्यात विदूषक थे, फिलोसफर थे एंशियंट इंडिया के, तो उनके द्वारा लिखी हुई किताब है द पंचतंत्र, ठीक है। तो उस किताब में दरअसल गौतम बुद्ध के जीवन की कुछ कहानियां लिखी हुई हैं। बहुत फेमस किताब है, आप लोगों को पता होना चाहिए, जीएस से के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आप ये देखिए कि कोई कहानी अगर पंचतंत्र से ली गई, ठीक है, तो उत्पत्ति कहां पर है, ओरिजिन कहां है, पंचतंत्र। तो उत्पत्ति दिखाने के लिए आपने फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया कि ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है, पंचतंत्र से ली गई है। तो फ्रॉम का यूज आप यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला यूज डिस्कस करते हैं फ्रॉम और कहां इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई चीज किसी दूसरी वस्तु से लेकर के बनाई जा रही है, ठीक है, एक चीज दूसरी चीज में तब्दील हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, तो वहां पर भी आप फ्रॉम का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मिल्क या मिल्क तो कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दही दूध से बनाई जाती है, मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों हर जगह मीनिंग से का आ रहा है, लेकिन कौन सी सिचुएशन में कौन सा यूज आना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर सेपरेशन हो रहा है तो जी इस तरीके से यूज होगा, अगर आप उत्पत्ति दिखा रहे हैं, ओरिजिन दिखा रहे हैं तो इस तरीके से होगा, कॉज दिखा रहे हैं, कारण दिखा रहे हैं, या किसी चीज का परिवर्तन दिखा रहे हैं, कन्वर्जन दिखा रहे हैं, तो किस तरीके से कहां पर फ्रॉम लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो दोस्तों फ्रॉम के ये 5 तरह के यूज आपको क्लियर होने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आज के लिए हमारी है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है दोस्तों पार या उस पार, किसी भी चीज के पार, ठीक है। अक्रॉस, क्रॉस आप जानते हैं पार करना, और अक्रॉस एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो सबसे पहला यूज जो होता है इसका दोस्तों, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है कि किसी चीज के पार जाना है। जैसे कि माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, कि गली के उस पार मेरा दोस्त रहता है, अक्रॉस द स्ट्रीट। आप अक्रॉस द रिवर लिख सकते हो कि नदी के दूसरी तरफ, भाई इस तरफ आप रहते हैं, नदी के दूसरे किनारे पर आपका दोस्त रहता है। अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द स्ट्रीट, अक्रॉस द रोड, ठीक है, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्रॉस द रेलवे लाइन, कि रेलवे लाइन के इस तरफ आप रहते हैं, दूसरी पार। इंपॉर्टेंट क्या है, कोई चीज आपको पार करनी है, गली पार करनी है, नदी पार करनी है, यानी कि आपको उस जगह पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ पार करना पड़ेगा, उस सेंस में लगता है अक्रॉस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत ज्यादा। इज इट क्लियर? समझ में आया? अगला यूज क्या हो सकता है, अक्रॉस इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ फ्रॉम वन साइड टू अनदर। अगर आप एक तरफ से दूसरी तरफ तक जा रहे हो, खुद फिजिकली जा रहे हो, तो भी उसमें आप अक्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, कि नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ब्रिज है, पुल बना हुआ है। पहले यूज में आपने क्या देखा कि एक चीज इस तरफ है, दूसरी चीज दूसरी तरफ है, ठीक है। सेकेंड यूज में आप क्या देख रहे हैं कि किसी चीज के दोनों, एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक कोई चीज बनी हुई है, तो वहां पर भी आप अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। इज इट क्लियर? तीसरा यूज क्या हो सकता है, अगर आप ये कहना चाहते हो कि कोई चीज एक एंड से दूसरे एंड तक दोनों तरफ पहुंच रही है। जैसे शी वोर अ शॉल, उसने एक
शॉल पहना हुआ था अक्रॉस हर शोल्डर्स, अक्रॉस हर शोल्डर्स। इज इट क्लियर? उसने अपने एक कंधे से दूसरे कंधे तक शॉल ओढ़ा हुआ था, तो वहां पर भी आप अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक। ठीक है, इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रीपोजिशन है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है बारे में, किसी चीज के बारे में कोई बात बताई जाएगी, किसी चीज की व्याख्या करते हुए कोई बात बताई जाएगी, तो वहां पर दोस्तों आप अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हैज डाउट अबाउट माई इंटेग्रिटी, मेरी ईमानदारी के बारे में उसे शक है। माई इंटेग्रिटी, मेरी ईमानदारी के बारे में, अबाउट। ठीक है, मेरी ईमानदारी के बारे में। ही हैज नो डाउट अबाउट माई इंटेग्रिटी, उसे मेरी ईमानदारी के बारे में कोई शक नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि अबाउट का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। इज इट क्लियर? दूसरा यूज होता है दोस्तों करीब करीब, लगभग, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इस तरीके से भी आप अबाउट को यूज कर सकते हैं। जैसे देयर आर अबाउट 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द क्लास, कि क्लास में लगभग 20 बच्चे हैं, लगभग, करीब करीब, तो वहां पर भी आप अबाउट का इस्तेमाल दोस्तों करते हैं। इज इट क्लियर? तीसरा यूज क्या हो सकता है कि अगर आपको यह कहना हो कि कोई चीज बाहर से चारों तरफ किसी चीज को घेर रही है, बाहर की तरफ से चारों ओर से किसी चीज को घेर रही है, तो वहां पर आप अबाउट का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे देखिए, आपने दोस्तों मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़ी होगी, सरकम सर्कल नाम की चीज होती है कि ट्राइंगल को तीनों तरफ से घेरे हुए आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसे सरकम सर्कल कहते हैं। इज इट क्लियर? तो देयर इज ए सर्कल अबाउट द ट्राइंगल। अबाउट द ट्राइंगल का मतलब अब यहां पर यह मत लगाइएगा कि ट्राइंगल के बारे में एक सर्कल है, नहीं, ट्राइंगल के बाहर से एक सर्कल है। ठीक है, एक ऐसा सर्कल है जो ट्राइंगल को बाहर की तरफ से चारों ओर से घेर रहा है, वैसा एक सर्कल है। ठीक है, तो अबाउट जो है कई बार इस तरीके से भी यूज किया जाता है कि किसी चीज के बाहर से कोई अगर चीज जुड़ी हुई है तो वहां पर आप अबाउट का इस्तेमाल कर लेते हैं। और क्या कैसे कर सकते हो? जैसे द बुक्स लिखो, द गार्बेज was lying about the office, about the ऑफिस। ऑफिस कह लीजिए या बिल्डिंग कह लीजिए, कि ऑफिस या बिल्डिंग के बाहर चारों तरफ कूड़ा पड़ा हुआ था। द गार्बेज वॉज लाइंग अबाउट द ऑफिस, या गार्बेज वॉज लाइंग अबाउट द बिल्डिंग, या गार्बेज वॉज लाइंग अबाउट द कोई भी, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्डिंग, टाउन या कुछ भी। ठीक है, तो कोई चीज बाहर की तरफ से चारों तरफ अगर पड़ी हुई है, घेरे हुए है, तो वहां पर दोस्तों आप अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और इस्तेमाल इसका बहुत पर्टिकुलर है दोस्तों, कि जब ये इन्फिनेटिव के साथ में यूज होता है। ठीक है, जैसे ही इज अबाउट टू डाई। पहचानिए दोस्तों, टू डाई, ये चीज आप पढ़ चुके हो कहां पर? वर्ब में। ठीक है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और उसका भी कौन सा टाइप है? इन्फिनेटिव टाइप है। टू डाई, टू ड्रिंक, टू ईट। ठीक है, अगर आप अबाउट का इस्तेमाल विद इन्फिनेटिव करते हैं तो उसका अर्थ क्या निकलता है? इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन, की ऐसा कोई काम जो बस अब हाल फिलहाल में होने वाला है, सर किसी भी मिनट हो जाएगा। ही इज अबाउट टू डाई, कि वो बस सर मरने वाला है, बस अभी किसी भी क्षण उसकी मृत्यु हो सकती है। द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, द ट्रेन इज अबाउट टू लीव, कि ट्रेन बस सर छूटने वाली है, कोई सेकंड जा रही है, बस ट्रेन निकलने वाली है।
अबाउट टू लीव, यानी कि अबाउट प्रीपोजिशन और उसके साथ में अगर आप इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं तो इससे अर्थ क्या निकलेगा कि ये काम बस अब इमीडिएट होने वाला है, इसमें ज्यादा देर नहीं है, कोई सेकंड कोई मिनट ही जा रही है बस। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो चाइना इज अबाउट टू अटैक तिब्बत, कि चाइना तिब्बत पर अटैक करने ही वाला है सर, कोई बस एक आध दिन जा रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपको कोई अगर इमीडिएट एक्शन बताना है तो वहां पर आप क्या करते हो, अबाउट प्रीपोजिशन और उसके बाद में इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हो ये दर्शाने के लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रीपोजिशन है हमारे पास अलोंग। अलोंग का क्या मतलब होता है? अलोंग का दोस्तों मतलब होता है किनारे किनारे, किनारे किनारे। जैसे he was walking along the pavement, पगडंडी के किनारे किनारे चल रहा था। along the pavement यानी कि पगडंडी के सहारे सहारे, किनारे किनारे चल रहा था। इज इट क्लियर? और कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे साथ साथ अगर आपको दिखाना है तो वहां पर क्या करते हैं आप, along और with, ये दो चीजों को इस्तेमाल करते हैं जिससे क्या सेंस निकलता है, साथ साथ। जैसे संध्या along with her husband went to पंजाब, went to पंजाब। संध्या अपने पति के साथ साथ पंजाब गई। ठीक है, अपने पति के साथ साथ along। तो यहां पर आप along और with इन दो प्रीपोजिशन को एक साथ इस्तेमाल करते हैं और उससे अर्थ क्या निकलता है, साथ साथ, accompany करना, साथ देना। ठीक है, किसी जगह साथ जाना। तो इस तरीके से आप along का इस्तेमाल दोस्तों करते हैं। इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रीपोजिशन है हमारे पास बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले या सामने, पहले या सामने। पिछली क्लास में दोस्तों हमने इसके बारे में एक चीज डिस्कस करी थी, ध्यान कीजिए। इन फ्रंट ऑफ जो प्रीपोजिशन है उसके बारे में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने बिफोर के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि इसको आप लिविंग थिंग्स के साथ ही यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के सामने यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे द पुलिस प्रोड्यूस्ड द थीफ बिफोर द मैजिस्ट्रेट, बिफोर द मैजिस्ट्रेट यानी कि न्यायाधीश के सामने पेश किया चोर को। पुलिस ने चोर को न्यायाधीश के सामने पेश किया, उनके सामने लेकर के आई। ठीक है, वहां पर आप बिफोर का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरीके से शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर द जज, जज के सामने खड़ी हुई थी। शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर द जज, जज के सामने खड़ी हुई थी। द एक्यूज्ड अपीयर्ड बिफोर द जज, एक्यूज्ड जज साहब के सामने आया। एक्यूज्ड अपीयर्ड बिफोर द जज। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, दूसरा यूज क्या होता है, ये तो आपने बात कर ली दोस्तों सामने की। पहले, आई टेक माई मील बिफोर गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल जाने से पहले अपना खाना खाता हूं। बिफोर गोइंग टू स्कूल, तो यहां पर आप टाइम कंपैरिजन कर रहे हो कि स्कूल जाने से पहले ये वाला काम कर लेता हूं, बिफोर गोइंग टू स्कूल। शी रोट ए लेटर बिफोर गोइंग टू बेड, यानी कि सोने से पहले उसने एक पत्र लिखा। तो कोई भी दो कामों के टाइम को कंपैरिजन करना है, कौन सी चीज पहले हुई कौन सी चीज बाद में हुई, वहां पर भी दोस्तों आप बिफोर का इस्तेमाल कर सकते हैं पहले दर्शाने के लिए। ये वाला यूज आप सामने फिजिकल
पोजीशन दिखाने के लिए कि किसी व्यक्ति के सामने कोई चीज खड़ी हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिफोर दोस्तों नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप इन फ्रंट ऑफ इस्तेमाल कीजिए। देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक पेड़ है। नॉन लिविंग थिंग्स है दोस्तों, बायोलॉजी में मत जाना कि सर पेड़ भी तो जीवित चीज होती है, इंग्लिश ग्रामर है भैया, बायोलॉजी की क्लास नहीं है, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप इन फ्रंट ऑफ इस्तेमाल करते हो, लिविंग थिंग्स के लिए प्राणी है, आदमी है, जानवर है, उनके सामने आप उनके लिए बिफोर का इस्तेमाल करते हो। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। अगली प्रीपोजिशन है दोस्तों आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो सबसे पहला यूज जो आफ्टर का हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि ही वेंट देयर आफ्टर 5 days, 5 दिनों के बाद में वो वहां गया। ही वेंट देयर आफ्टर 5 days। इसी तरीके से शी वेंट टू हर कॉलेज आफ्टर 11 o'clock, कि 11 बजे के बाद में वो अपने कॉलेज पहुंची। शी रीच्ड हर कॉलेज आफ्टर 11 AM, सॉरी, ठीक है। द इलेक्शंस विल बी हेल्ड आफ्टर जून, जून के बाद में इलेक्शंस करवाए जाएंगे। तो कोई भी काम उसका आपको टाइम पता है कि भाई वो काम इस समय के बाद होगा या होने वाला है या हो चुका है, तो वहां पर आप दोस्तों आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं टाइम बताने के लिए। इज इट क्लियर? इसी तरीके से अगर फिजिकल पोजीशन आपको बतानी है कि कोई चीज किसके बाद आती है, तो वहां पर भी आप आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बी कम्स आफ्टर ए, इंग्लिश अल्फाबेट में बी ए के बाद आता है ना, तो फिजिकल पोजीशन बता रहे हो, आप टाइम तो नहीं बता रहे हो यहां पर। तो फिजिकल पोजीशन बताने के लिए भी आप आफ्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं कि ए के बाद आता है। इसी तरीके से आप सपोज दिल्ली से चलना शुरू कर रहे हो, पहले कानपुर आएगा, उसके बाद में लखनऊ आएगा, ठीक है। तो लखनऊ कम्स आफ्टर कानपुर, और साथ में ये बता दीजिए कि कहां से, अगर दिल्ली से जा रहे हो फ्रॉम न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आफ्टर ने क्या बताया कि लखनऊ बाद में आएगा कानपुर के, ठीक है, कानपुर के बाद में आएगा, ठीक है। फिजिकल पोजीशन इस तरीके से, फिजिकल पोजीशन, फिजिकल लोकेशन अगर आपको बतानी है तो वहां पर भी दोस्तों आप आफ्टर का इस्तेमाल कर लेते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, एक यूज और होता है, जैसे लिटरेचर में, साहित्य में किसी की जो स्टाइल है उसे कॉपी किया जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग, वहां पर भी दोस्तों आप आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दीज पोएम्स आर रिटन आफ्टर विलियम शेक्सपियर। दीज पोएम्स आर रिटन आफ्टर विलियम शेक्सपियर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि जी विलियम शेक्सपियर जब चले गए उसके बाद में ये पोएम्स लिखी गई, नहीं। विलियम शेक्सपियर की जो लिखने की शैली थी, लिखने की कला थी, लिखने का स्टाइल था, उस स्टाइल के आधार पे ये पोएम्स लिखी गई हैं, ठीक है। कि ये जो कविताएं हैं इनमें कौन सी स्टाइल कॉपी की गई है, कौन सी शैली कॉपी करी गई है, जो विलियम शेक्सपियर की स्टाइल थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर किसी की स्टाइल को, किसी के लिखने की शैली को, लिखने की कला को कॉपी करते हैं तो वहां पर भी आफ्टर का इस्तेमाल किया जाता है। आर रिटन आफ्टर या आर प्रिपेयर्ड आफ्टर, वहां इस तरीके से आप आफ्टर प्रीपोजिशन लगा सकते हो। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रीपोजिशन है हमारे पास विद। विद का कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? बहुत सिंपल सी प्रीपोजिशन है जिसका सिंपल सा मतलब होता है साथ में। एक अर्थ होता है साथ में और दूसरा अर्थ होता है द्वारा, ठीक है। इज इट क्लियर? पहला अर्थ होता है दोस्तों साथ में और दूसरा अर्थ होता है द्वारा। पहले बात करते हैं इसकी। ही राइट्स विद अ पेंसिल, वो एक पेंसिल से लिखता है, ठीक है। या ही इज राइटिंग विद ए पेंसिल, वो एक पेंसिल से लिख रहा है। इज इट क्लियर? ही इज राइटिंग विद ए पेन, एक पेन से लिख रहा है। तो किसी चीज की मदद से अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई औजार जो बताना चाहते हो, तो वहां पर आप दोस्तों विद का इस्तेमाल कर लेते हो। राम किल्ड रावण
विद एन एरो, एक तीर से मारा, ठीक है, विद एन एरो। इज इट क्लियर? तो दोस्तों औजार बताने के लिए आप विद का इस्तेमाल करते हो। अब लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, सर अगर ये कहा जाए कि वो शाही से लिखता है तब क्या करेंगे? तब दोस्तों क्या विधि लगाया जाएगा? नहीं। ही राइट्स, विद लगा दें? नहीं सर, ही राइट्स इन इंक। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो सारे औजार हैं ये काउंटेबल हैं। एक पेंसिल, एक पेन, एक तीर विद एन एरो। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो अनकाउंटेबल के साथ में दोस्तों ना तो ए लगेगा और प्रीपोजिशन भी चेंज हो जाएगी। जो विद लग रहा था ना वो विद की जगह इन हो जाएगा। ही राइट्स इन इंक, ही राइट्स इन पेंसिल। आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि सर पेंसिल में कैसे लिख सकते हैं, लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन है पेंसिल, ठीक है, ए पेंसिल कहा तो काउंटेबल थी सर, लेकिन अगर सिंपली पेंसिल कहा जाएगा तो पूरी क्लास हो गई ना, ठीक है, पेंसिल नाम की जो कॉमन नाउन है। इज इट क्लियर? तो अगर अनकाउंटेबल नाउन दोस्तों दी जाती है तो उसमें आपको इनका इस्तेमाल करना है, इंक या पेंसिल। अगर एक पेंसिल की बात है तो फिर आप विद लगाओगे। अगर कॉमन सिर्फ ये कहा गया पेंसिल तो उसके साथ में आपको दोस्तों इन लगाना है। केवल इंक कहा गया तो उसके साथ में भी आपको इन लगाना है। इज इट क्लियर? दोस्तों बहुत पर्टिकुलर यूज है ये, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत इसको आप मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। एसएससी एमटीएस और सीपीओ के लिए तो कंफर्म मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इज इट क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। तो ये तो बात हो गई दोस्तों द्वारा की। इसके साथ में और कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? साथ में, जैसे ही वेंट टू शिमला विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ शिमला गया। राधा वेंट टू जम्मू विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ जम्मू गई। ठीक है, इस तरीके से आप साथ जो सेंस है उसमें विद का इस्तेमाल कर लेते हो। एक सेंस दोस्तों इसका यह भी निकलता है जब आप बावजूद का अर्थ देना चाहते हैं, इन स्पाइट ऑफ, जैसे इन स्पाइट ऑफ के अर्थ में भी विद का इस्तेमाल किया जाता है। समझिएगा, बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, या हिंदी में बात कहें तो बावजूद। विद ऑल हिज वेल्थ, ही इज स्टिल अनहैप्पी, कि अपनी सारी धन दौलत होने के बावजूद भी वो नाखुश है। तो इसका क्या अर्थ निकला कि भाई धन दौलत से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बेचारा अभी भी दुखी है, इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ। तो विद ऑल हिज वेल्थ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर विद क्या अर्थ दे रहा है कि धन दौलत होने के बावजूद भी वो नाखुश है। विद ऑल हिज बैड हैबिट्स, ही इज लव्ड बाई एवरीवन, कि इतने सारे अवगुण होने के बावजूद भी लोग उसे प्यार करते हैं, लोग उसका सम्मान करते हैं। विद ऑल हिज बैड हैबिट्स, इतने बुरी आदतें होने के बावजूद भी उसको लोग सम्मान करते हैं, उसकी लोग आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। इज इट क्लियर? अगला यूज दोस्तों क्या हो सकता है इसका? आप कॉज बताने के लिए भी विद का इस्तेमाल करते हो, कॉज, ठीक है, कॉज या कारण। जैसे संध्या वाज ट्रेम्बलिंग विद फियर, डर से कांप रही थी। संध्या वाज ट्रेम्बलिंग विद फियर, तो डर से, ठीक है, कारण बताया जा रहा है ना कि क्यों कांप रही थी, कि भाई उसे डर लग रहा था बहुत ज्यादा इसलिए कांप रही थी। तो ट्रेम्बलिंग विद फियर। इज इट क्लियर? योर आईज आर रेड विद टीयर्स, कि तुम इतने ज्यादा रोए हो, इतने ज्यादा रोए कि तुम्हारी आंखें लाल हो चुकी हैं। योर आईज आर रेड विद टीयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पर कारण बताना है तो वहां पर आप दोस्तों विद का इस्तेमाल कर लेते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यूज समझते हैं विद का क्या हो सकता है। आप
मैनर दिखाने के लिए, यानी कि कोई काम किस तरीके से किया गया है उसको दर्शाने के लिए भी दोस्तों विद का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैनर यानी कि ढंग या तरीका। द सोल्जर्स फॉट विद करेज, यानी कि हिम्मत से या बहादुरी से लड़े। विद करेज या ब्रेवरी, दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, करेज या ब्रेवरी। द सोल्जर्स फॉट विद करेज या ब्रेवरी। तो मैनर बता रहे हैं ना कि हिम्मत से, बहुत बहादुरी से लड़े। तो ढंग जहां पर आपको बताना है दोस्तों किसी काम का, तो वहां पर आप विद का इस्तेमाल कर लेते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, सेपरेशन दिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई चीजें अलग हो रही हैं, व्यक्ति अलग हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है, व्यक्ति अगर एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो विद का इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे ही पार्टेड विद हिज फैमिली, ही पार्टेड विद हिज फैमिली एट द स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन, कि रेलवे स्टेशन पर वो अपने परिवार से जुदा हो गया, अलग हो गया, साथ छूट गया। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से अलग हो रही थी तो आपने क्या इस्तेमाल किया था? फ्रॉम। द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। ठीक है, जिंदा आदमी अगर अलग हो रहे हैं तो पार्ट विद, ठीक है, आप उसको पार्ट विद इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ही पार्टेड विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली से अलग हुआ या उसका साथ छूटा एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे उसका अपने परिवार से साथ छूटा। तो सेपरेशन अगर आपको दिखाना है दोस्तों वहां पर भी आप विद का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर आपको यह बताना है कि लोगों में सहमति है, ठीक है, तो वहां पर भी आप विद का इस्तेमाल कर लेते हैं। कंफर्मेशन, एग्रीमेंट दिखाने के लिए, जैसे ही एग्रीड विद लता फॉर मैरिज, कि शादी के लिए उसकी सहमति बन गई लता के साथ में। ठीक है, ही एग्रीड विद लता फॉर मैरिज, शादी के लिए उसकी सहमति बन गई। इज इट क्लियर? अच्छा, एक लास्ट यूज दोस्तों, कई बार आप विद का इस्तेमाल क्वालिटी दिखाने के लिए भी कर लेते हैं। जैसे द गर्ल विद ब्लू आईज इज स्टैंडिंग देयर, इज स्टैंडिंग देयर, कि वो लड़की जिसकी नीली आंखें हैं, विद ब्लू आईज, ठीक है, नीली आंखों वाली लड़की वहां खड़ी है। इसी तरीके से द बॉय विद ह्यूज बाइसेप्स, ठीक है, द बॉय विद ह्यूज बाइसेप्स, की बड़ी बड़ी बाजुओं वाला लड़का। तो क्वालिटी बता रहे हो ना किसी व्यक्ति की कि जी उसकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, विद बिग ह्यूज बाइसेप्स हैज कम, आ चुका है, हैज कम हियर, यहां आ चुका है। तो इस तरीके से आप दोस्तों किसी की क्वालिटी डिस्क्राइब करने के लिए भी विद का इस्तेमाल कर लेते हो। विद गोल्डन हेयर, सुनहरे बालों वाला, विद एक्सपेंसिव शूज, महंगे जूतों वाला, विद एक्सपेंसिव कार, महंगी गाड़ी वाला। तो इस तरीके से अगर किसी की क्वालिटी आपको अगर बतानी है तो वहां पर दोस्तों आप विद का इस्तेमाल कर लेते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रीपोजिशन है हमारे पास विदाउट। जो काम दोस्तों विद कर रहा था इसका जस्ट अपोजिट करता है विदाउट। विदाउट क्या करता है? किसी चीज के सिवा या बिना, ठीक है, वी कैन नॉट सी, हम देख नहीं सकते, विदाउट आवर आईज, अपनी आंखों के बिना, ठीक है, विदाउट आवर आईज। तो विदाउट ने क्या किया? आंखों के बिना हम नहीं देख सकते। वन कैन नॉट लिव, वन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, कि पानी के बिना कोई नहीं जीवित रह सकता, विदाउट वाटर। वन कैन नॉट लिव विदाउट फूड, नो वन कैन सर्वाइव विदाउट फूड। तो इस तरीके से बिना या सिवा का जो अर्थ देना होता है वहां पर दोस्तों आप विदाउट का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? छोटी सी प्रीपोजिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रीपोजिशन है विद इन। विद इन का मतलब होता है अंदर। इज इट क्लियर? विद इन का मतलब होता है भीतर या अंदर। कोई चीज अंदर की तरफ है या भीतर है तो उसको में आप क्या इस्तेमाल करते हो? विद इन। जैसे
पहला इस्तेमाल इसका सुन लीजिए ध्यान से, कि आप अगर टाइम के सेंस में बता रहे हो या प्लेस के सेंस में, जैसे आई विल रिटर्न विद इन एन आवर, कि 1 घंटे के अंदर अंदर मैं लौट आऊंगा। आई विल रिटर्न विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर लौट आऊंगा। शी विल कंप्लीट द वर्क विद इन ए वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो इस काम को पूरा कर देगी। शी विल कंप्लीट द वर्क विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा कर देगी। ठीक है, इसी तरीके से ये तो बात हुई दोस्तों टाइम की। इसी तरीके से दूरी या स्पेस के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। दिल्ली इज विद इन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से 50 किलोमीटर के अंदर अंदर है, कि दिल्ली जो शहर है वो उसके घर से मात्र 50 किलोमीटर से कम ही दूरी है। ठीक है, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो विद इन का। इज इट क्लियर? अगला यूज समझिएगा दोस्तों, कहां पर इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको किसी चीज की कैपेबिलिटी दिखानी है, सामर्थ्य दिखाना है, कैपेबिलिटी और लिमिटेशन, कैपेबिलिटी या फिर लिमिटेशन अगर दिखाना है तो वहां पर भी आप विद इन का इस्तेमाल करते हो। जैसे वी शुड कीप आवर एक्सपेंसेस विद इन आवर मीन्स, कि हमें अपने खर्चे अपनी आमदनी के अंदर अंदर रखने चाहिए। ठीक है, कि जितनी हमारी कमाई है उसके अंदर अंदर अपने खर्चे रखने चाहिए। आमदनी से ज्यादा खर्चे कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सामर्थ्य और कैपेसिटी अगर आप कहीं पर बता रहे हो तो वहां पर आप विद इन का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली प्रीपोजिशन देखते हैं, टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का क्या मतलब होता है? की ओर या तरफ, किसी चीज की तरफ बताना हो, किसी चीज की ओर बताना हो, तो वहां पर दोस्तों आप टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहला यूज समझ लीजिए, ही इज गोइंग टुवर्ड्स दिल्ली, सर वो दिल्ली की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये तो पता नहीं दिल्ली जा रहा है कि नहीं, हो सकता है नोएडा चला जाए, हो सकता है गुड़गांव चला जाए, पर हाँ जी दिल्ली की तरफ जा रहा है। उधर रास्ते में पड़ने वाले किसी शहर, किसी जगह भी रुक सकता है। तो किसी तरफ का इशारा अगर आप दे रहे हैं तो वहां पर आप टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके जैसे शी इज गोइंग टुवर्ड्स पोस्ट ऑफिस, कि वो डाक खाने की तरफ जा रही है, टुवर्ड्स पोस्ट ऑफिस। समझ में आई बात? डाक खाने की तरफ डायरेक्शन बता रहे हो। इसी तरीके से दोस्तों ये तो बात हुई जगहों की, लोकेशन। दूसरा इस्तेमाल क्या हो सकता है, कि आदमी का जो एक नजरिया होता है, एक अपना नेचर होता है। जैसे ही इज काइंड टुवर्ड्स द पुअर, टुवर्ड्स द पुअर, कि गरीबों की तरफ वो बहुत सहज दिल है, बहुत दयावान है, कि गरीबों के लिए। तो टुवर्ड्स का इस्तेमाल आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जी सर एक गरीब नीचे की तरफ बैठा हुआ है तो वो उसकी तरफ दयावान, नहीं 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 भाई, ये तो उसका नेचर है ना, उसकी उसके जो उसका जो नेचर है, उसका स्वभाव है, वो ऐसा है कि वो गरीबों की तरफ दयावान है। तो वहां पर भी दोस्तों आप टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? तीसरा यूज समझिएगा, कि अगर आपको लगभग के सेंस में बताना है, निकट या लगभग, तो वहां पर भी दोस्तों आप किसका, टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, निकट या लगभग। लगभग का एक यूज आपने किसमें पढ़ा था? अबाउट में। ठीक है, देयर आर अबाउट 20 चिल्ड्रन इन द क्लास। ऐसा ही एक यूज यहां पर भी आप सीखेंगे। जैसे इट इज, नहीं ये तो अबाउट का है, टुवर्ड्स इज टुवर्ड्स लेट नाइट,
कि तकरीबन अब ये समय लेट नाइट का हो चुका है, या मिड नाइट कह लीजिए, इट इज टुवर्ड्स मिड नाइट, कि अब बस मध्य रात्रि होने वाली है, इट इज टुवर्ड्स मिड नाइट। इज इट क्लियर? इस तरीके से भी आप टुवर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं कि लगभग या कोई चीज नजदीक पहुंचने वाली है तो वहां पर आप टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रीपोजिशन है हमारे पास टू, बहुत कॉमन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रीपोजिशन। अब तक आपने जितनी भी पढ़ी हैं प्रीपोजिशंस, उनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली अगर कोई प्रीपोजिशन है दोस्तों तो वो है टू। इसके कई सारे यूजेस हैं, एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि इसको आप डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हो, गंतव्य स्थान, कि जहां किसी व्यक्ति को जाना है या पहुंचना है, उसके सेंस में दोस्तों टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इज गोइंग टू दरियागंज मार्केट, ही इज गोइंग टू चांदनी चौक, ही हैज गोइंग टू सरोजनी नगर। तो जहां जाना है, जहां पहुंचना है, उसके लिए आप टू का इस्तेमाल करते हो, डेस्टिनेशन दिखाने के लिए। आई बात समझ में? दूसरी चीज, अगर आपको टाइम और प्लेस बताने हैं तो वहां पर भी आप टू का इस्तेमाल करते हो। जैसे टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। इसके बारे में पिछली क्लास में हमने एक बात करी थी, याद दिला देता हूं, टिल और अनटिल वाले में, ठीक है? जैसे शी वेटेड फॉर अंकित फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, कि वो बेचारी सुबह से इंतजार कर रही थी, और कब तक इंतजार करती रही? शाम तक इंतजार करती रही। वेटेड फॉर अंकित फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो समय बताने के लिए भी आप टू का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर आपको प्लेस बतानी है, जैसे द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स फ्रॉम डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, ठीक है? फ्रॉम डोर टू डोर, यानी कि भाई किसी का भी लेटर ऐसा नहीं है कि जी सबके लेटर गली में एक ही आदमी के घर जाकर पटक देता है और सब अपने 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 आप ले जाओ, नहीं भाई, तुम्हारा ये है उसके घर दिया, उस तुम्हारा ये है उसके घर दिया, सबके घर घर जा करके देता है। घर घर जाना, फ्रॉम डोर टू डोर। तो वहां पर भी दोस्तों आप प्लेस दिखाने के लिए टू का इस्तेमाल करते हो। यहां पर टाइम दिखाने के लिए आपने टू का इस्तेमाल किया। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा यूज क्या हो सकता है दोस्तों टू का? ये इस्तेमाल किया जाता है कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे गो टू या गेट टू, कम टू, इस तरीके से सेंड समबडी टू, सेंड समथिंग टू, इस तरीके से आप टू का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कई बार दोस्तों टू का इस्तेमाल बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर होम के लिए करना है या नहीं करना है। होम मतलब घर, घर जो शब्द है होम, इसके साथ में टू का इस्तेमाल करें या ना करें। अब समझिएगा दोस्तों, थोड़ा सा पर्टिकुलर है ये, कि जब आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेट हिम गो होम, उसे घर जाने दो, ये ठीक है। आई सेंट हिम होम, मैंने उसे घर भेज दिया, ये भी ठीक है सर। आई सेंट हिम टू होम, ये गलत है। होम के पहले आपको टू नहीं लगाना है। सेंट हिम टू होम कहना गलत होगा। शी ब्रॉट हिम होम, वो उसे घर ले आई, शी ब्रॉट हिम टू होम कहना गलत हो जाएगा। होम के पहले टू लगाना गलत होगा। जैसे शी ब्रॉट द चाइल्ड होम कह दीजिए, ठीक है। अगर ये कहेंगे चाइल्ड टू होम तो गलत हो जाएगा। होम से पहले टू लगाना नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? लेकिन कुछ जगहों पर लगता है, वो कौन सी जगह हैं वो सुनिए ध्यान से। अगर आप होम से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर लेते हो तो फिर टू लग जाएगा। जैसे आई टुक हिम टू माई होम, मैं उसे अपने घर लेकर के गया, तो ठीक है सर, अब टू लगा सकते हो आप। शी ब्रॉट द चाइल्ड टू हर होम,
वो उस बच्चे को अपने घर ले आई तो भी ठीक है सर। अब दोस्तों देख रहे हो आप, चेंज क्या कर दिया मैंने, एक पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया। ठीक है, ये क्या है, प्रोनाउन नहीं है सर, पजेसिव एडजेक्टिव है, आगे नाउन लगी हुई है, उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, पोजेशन दिखा रहा है। तो अगर आपने सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लिया दोस्तों, तो फिर आप होम से पहले टू का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। इज इट क्लियर, समझ में आई बात? अच्छा, इसके बाद में अगली चीज, आप टाइम बताने के लिए भी दोस्तों टू का इस्तेमाल कर लेते हो। जैसे टाइम बताने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इट इज Quarter-to-10। Quarter-to-10 का मतलब क्या है कि 10 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, 9:45 बज चुके हैं। Quarter-to-10, क्वार्टर मतलब 15 मिनट, 10 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। इट इज 10 minutes to 12। इसका क्या मतलब है कि सर 12 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं, तो जो 2 लिखा जा रहा है इसका मतलब है कितना समय कम है, कितना समय बचा हुआ है। इट इज 10 minutes to 12 मतलब 12 बजने में सर अभी 10 मिनट बाकी हैं। तो इस तरीके से टाइम एक्सप्रेस करने के लिए भी आप दोस्तों टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में अगला यूज आता है दोस्तों मतलब पर इस्तेमाल करने के लिए, पर। जैसे आई इन्वाइटेड हिम टू टी, चाय पर बुलाया। आई इन्वाइटेड हिम टू टी। शी इन्वाइटेड देम टू डिनर, उसने उन्हें खाने पर बुलाया, रात्रि भोज पर बुलाया। तो यहां पर दोस्तों देखिए पर का सेंस निकल रहा है, चाय पर बुलाना, खाने पर बुलाना, भोज पर बुलाना। तो इस तरीके से आप टू के इस्तेमाल का करते हैं। इज इट क्लियर? अगला यूज होता है दोस्तों कि किसी चीज के प्रति अगर आपको कोई बात बतानी है, किसी चीज के प्रति, जैसे ही इज वेरी लॉयल टू हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य के प्रति बहुत वफादार है। ही इज वेरी लॉयल टू हिज ड्यूटी, या ही इज वेरी कोर्टियस, ही इज वेरी कोर्टियस यानी कि शील स्वभाव, सज्जन, कोर्टियस टू हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों के प्रति वो बहुत सहनशील, बहुत सभ्य, बहुत सज्जन है। ठीक है, ही इज वेरी कोर्टियस टू हिज नेबर्स। तो अर्थ क्या निकल रहा है दोस्तों टू का, के प्रति, किसी के प्रति, अपने नेबर्स के प्रति, अपने काम के प्रति। तो इस तरीके से आप टू का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप ये कहना चाहते हो, जैसे द लैंडलॉर्ड गेव मनी टू ऑल, कि मकान मालिक ने सबको पैसे दिए, गेव मनी टू ऑल। तो टू ने क्या बताया यहां पर, को, सबको। द लैंडलॉर्ड गेव मनी टू ऑल, सभी लोगों को मकान मालिक ने पैसे दिए। द लैंडलॉर्ड गेव मनी टू ऑल। इसी तरीके से अगर से का इस्तेमाल करना है, जैसे ही सैड टू मी, वह मुझसे बोला, ही सैड टू मी, मुझसे बोला। आई सैड टू हिम, मैं उससे बोला। ठीक है, इस तरीके से भी आप टू का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, कंपैरिजन करने के लिए भी आप दोस्तों टू का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कंपैरिजन कैसे होगा, आवर टीम वन बाई 6 goals to 3, कि हमारी टीम 3 के मुकाबले 6 गोल से जीत गई। फुटबॉल में ऐसे ही, फुटबॉल और हॉकी में ऐसे ही बताया जाता है ना कि भाई गोल का कंपैरिजन किया जाता है कि दूसरी टीम ने 3 गोल करे और हमारी टीम ने 6 गोल किए। तो आवर टीम 1/6 goals to 3। तो 2 से क्या कर रहे हैं आप, कंपैरिजन बता रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से भी 2 का इस्तेमाल हो जाता है। कई बार आप के लिए के सेंस में भी इस्तेमाल करते हो, के लिए, जैसे के लिए, ही गोज टू वॉक इन द मॉर्निंग, कि सुबह के समय वो सैर करने के लिए जाता है। ही गोज टू वॉक इन द
मॉर्निंग, कि सुबह के समय वो सैर करने के लिए जाता है। इसी तरीके से समीप या पास आने का जो सेंस होता है उसमें भी आप टू का इस्तेमाल कर सकते हो, समीप या पास आने का। ही केम टू मी, वो मेरे पास आया, ही केम टू मी। द स्टूडेंट्स वेंट टू द प्रिंसिपल, कि विद्यार्थी प्रिंसिपल साहब के पास गए। द स्टूडेंट्स वेंट टू द प्रिंसिपल। तो इस तरीके से समीप या पास का जो सेंस होता है उसके लिए भी आप टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज इट क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहां पर दोस्तों अब हमारा प्रीपोजिशंस का लेक्चर कंप्लीट होता है। आज प्रीपोजिशन का जो कंप्लीट टॉपिक है ये फिनिश हो चुका है दोस्तों। अब चलते चलते अपने जीएस के क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि 9 जून को दोस्तों बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो, भारत में ये पहली दफे ऑर्गेनाइज किया गया है, बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। 9 जून को दोस्तों ये एक्सपो हुआ था, और कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। आपको ये बताना था कि इस एक्सपो की थीम क्या थी, ठीक है। 2022 का जो एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया था इसकी थीम क्या थी? ऑप्शंस थे आपके सामने, सस्टेन डेवलपमेंट एंड फ्यूचर अहेड। सेकंड ऑप्शन बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन एंड फ्यूचर। थर्ड ऑप्शन बायोटेक्नोलॉजी एसेट्स एंड चैलेंजेस। एंड फोर्थ ऑप्शन बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, यानी कि बायोटेक इनोवेशंस से आत्मनिर्भर भारत की ओर चलना। ये दोस्तों इसकी थीम थी जो 9 जून 2022 को बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था प्रगति मैदान में। ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज अभी हाल फिलहाल में एक तो इसमें 2 चीजें कवर होती हैं दोस्तों। एक तो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर होती है, दूसरी बायोडाइवर्सिटी कवर होती है, और तीसरा है कि गवर्नमेंट के प्रायोजित कार्यक्रम है, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटेड कोई भी योजना है, कोई भी प्रोग्राम है, तो उनको वो दोस्तों किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ भी कर रही है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना कम रहती है, लेकिन गवर्नमेंट अगर किसी कार्यक्रम को या किसी परियोजना को स्पॉन्सर कर रही है तो वो एग्जाम्स में कई बार पूछ ली जाती हैं। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट ऐसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवाइज करवाया जा सके, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में आज की क्लास ओवर होती है दोस्तों, और चलते चलते एक बार फिर आप सबसे विनम्र निवेदन कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दोस्तों लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। हालांकि आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, बट स्टिल वी हैव ए लॉट ऑफ वे टू गो, ठीक है। हमें अभी बहुत लंबा रास्ता चलना है दोस्तों। हमको मतलब कोशिश करनी है कि किसी भी बच्चे के पास ये दुख ना रहे कि जी मैं कोचिंग नहीं जा पाया, या मेरे पास मैं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता था, इस वजह से मैं तैयारी नहीं कर पाया। अगर ऐसा रह गया दोस्तों तो हमारी मुहिम फेल हो जाएगी। तो इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम में ये वीडियोज़ मतलब बच्चों को सजेस्ट हो सके, लोगों को सर्चिंग में आसानी से मिल सके, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि कंजंक्शन लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।